द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। आज बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कई पॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की तरफ से रखे गए। तो उसके बाद से जिस तरीके की बातें लोगों के बीच में हो रही हैं, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने जितने भी पॉइंट्स गिनाए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। संडे को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो भी एलिगेशंस आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहे हैं वोट चोरी को लेकर, उसके बारे में थी। 1.5 घंटे से ज़्यादा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा था कि मानो ज्ञानेश कुमार साहब के रूप में मोदी जी बोल रहे हों। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लोग चुनाव आयोग से या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं या फिर मजाक उड़ाया जा रहा है चुनाव आयोग का, और ज़्यादातर लोग और ज़्यादा सवाल कर रहे हैं और ज़्यादा खुलकर तीखे सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे जा रहे हैं। इसकी साफ साफ वजह यह है कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने जितने भी पॉइंट्स चुनाव से जुड़े हुए रखे, जिन आरोपों से वो घिरे हुए हैं, उसमें किसी भी सवाल का सही जवाब देने में वो नाकामयाब साबित हुए। और उन्होंने कई ऐसे इलॉजिकल बातें की जिसका कोई सिर पैर नहीं है। पॉइंट वाइज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब इस पर बात आई कि जो राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसके ऊपर जब बात हुई तो ज्ञानेश कुमार साहब कहते हैं कि नोटिस का जवाब तो देना होगा, और जो राहुल गांधी ने बात कही है, जो आरोप लगाया चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी का, उसके बारे में उन्हें शपथ पत्र पर इलेक्शन कमीशन को देना होगा। और अगर 1 हफ्ते तक राहुल गांधी ने कोई शपथ पत्र नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि उनके लगाए आरोप झूठे हैं। और साथ में उन्होंने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक ये मैंडेटरी है कि शपथ पत्र पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी डिटेल्स दी जाएं। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के रूल्स ऐसा कहते हैं। सबसे बड़ा झूठ यही था। इस मामले में इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के साथ साथ 2 जो कानून है उससे बाध्य है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 ये कहता है कि किसी तरह का एफिडेविट देना मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई शिकायत की जाती है इलेक्शन कमीशन को किसी चुनाव में फर्जीवाड़े से जुड़े हुए या किसी भी तरीके की अनियमितता अगर पाई जाती है, तो चुनाव आयोग खुद इस पर संज्ञान ले और फौरन जांच शुरू करे। साथ ही जो 2 कानून है उसमें है द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, और जो दूसरा है वो है द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। इन दोनों के तहत इलेक्शन कमीशन को बिना किसी एफिडेविट दिए वो ये बाध्य है कि जैसे ही उसको सूचना मिले किसी भी तरीके के फर्जीवाड़े के बारे में चुनाव से जुड़े हुए, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो या लोकसभा के पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, फौरन वो जांच शुरू करे। इसके लिए उसे एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। यही बात अभी हाल ही में जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के ऊपर नोटिस जारी किया था और हलफनामा मांगा था, तभी लोकसभा के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य ने भी ये बात कही थी कि किसी तरीके के एफिडेविट की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग को फौरन निष्पक्ष जांच शुरू कर देनी चाहिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये बात उनसे पूछी गई, ज्ञानेश कुमार साहब से एक क्वेश्चन किया गया एक जर्नलिस्ट की तरफ से कि जो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पिछले असेंबली इलेक्शंस में फर्जीवाड़े की बात आई थी और शिकायत की गई थी, एफिडेविट भी दिया गया था, तो उस पर जांच क्यों नहीं हुई। इस पर ज्ञानेश साहब ने कहा कि इसमें शिकायत मिली है जो कि नाकाफी है, जांच करने के लिए कोई एफिडेविट नहीं मिला। इस पर अखिलेश यादव ने और सुकेश कुमार एक जर्नलिस्ट ने, दोनों ने ट्वीट्स किए हैं। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट्स में साफ तौर पे दिखाया गया है कि एफिडेविट भी दिया गया था इलेक्शन कमिश्नर को, उसके बाद जांच नहीं हुई। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए दावा किया कि जब ये कंप्लेंट की गई थी उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फर्जीवाड़े की, तब उनको डिजिटल रिसीप्ट भी मिली थी चुनाव आयोग से कि उनको एफिडेविट मिल गया है और उनको शिकायत मिल गई है। तो ये भी अपने आप में कई सवालिया निशान लगाता है कि ज्ञानेश कुमार साहब अगर ये कह रहे हैं कि यूपी के रेफरेंस में उनको कोई एफिडेविट नहीं मिला इसलिए वो जांच नहीं करेंगे, तो ये भी यहां पर गलत साबित होती है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एक जर्नलिस्ट ने जो दैनिक भास्कर से जुड़े हुए थे, उन्होंने सवाल किया कि अगर राहुल गांधी
से ये उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी एफिडेविट दें, जो आरोप उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए हैं। तो यही बात अनुराग ठाकुर पर, जो कि बीजेपी के एमपी हैं, उन पर भी लागू होती है, क्योंकि उन्होंने भी अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के 6 लोकसभा सीटों पर आरोप लगाया था, जिसमें राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रियंका गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव जहां से लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे, इसको मिलाकर टोटल 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया था कि यहां पर फर्जीवाड़ा हुआ था। तो अगर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो फिर ये कांग्रेस के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी था, तो चुनाव आयोग को इसमें भी नोटिस जारी करना चाहिए था अनुराग ठाकुर को। तो जब जर्नलिस्ट ने यह सवाल किया तो इस पर ज्ञानेश कुमार साहब ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। केरला से जुड़े हुए कुछ फर्जीवाड़े पे जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का रिस्पांस मिला। इसके साथ साथ जब एक सवाल यह किया गया कि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, क्या उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में भी किया जाएगा, तो इस पर ज्ञानेश कुमार साहब कहते हैं कि जब सही समय आएगा तो वेस्ट बंगाल में भी किया जाएगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि सही समय क्या होगा, यानी जब जब जिस स्टेट में इलेक्शन होगा, अगले साल वेस्ट बंगाल में भी असेंबली इलेक्शन होना है, तो कोई ठीक नहीं कि बिहार के चुनाव से पहले पहले वेस्ट बंगाल के बारे में भी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसकी घोषणा कर दी जाए। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट प्रंजय गुहा ठाकुरता ने 3 चुभते हुए सवाल इलेक्शन कमीशन से किए थे, जिसके जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं थे। उनके सवाल थे कि बिहार में बाढ़ चल रही है, बिहार बाढ़ की चपेट में है, ऐसे में इतनी हड़बड़ी में एसआईआर कराने की क्या जरूरत है। दूसरा उनका सवाल था कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नए वोटर्स एक यकायक बढ़ने की खबरें आ रही हैं, इस पर चुनाव आयोग का क्या कहना है। और तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग को निर्देश जारी करे कि 65 लाख लोगों के नाम जो उन्होंने बिहार की वोटर लिस्ट से निकाले हैं उनको पब्लिक किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्यों किया। चाहिए तो ये था कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये काम चुनाव आयोग को पहले ही कर देना चाहिए था। इन तीनों ही सवाल का जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के पास नहीं था। एक और इलॉजिकल बात ज्ञानेश साहब ने कही, जो मकान नंबर 0 की बात कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आ रही है, जिसमें फर्जीवाड़े का आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें कई गड़बड़ियां हैं। जब यह सवाल पूछा गया तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश साहब कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेघर होते हैं, उनके पास कोई घर नहीं होता, और इस तरीके के केस में मशीन जो है, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा जहां फीड होता है, वो ऑटोमेटिक 0 नंबर ले लेती है। इस पर तमाम लोग ज्ञानेश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सा सिस्टम है कि ऑटोमेटिक 0 नंबर मकान का वहां पे फीड हो जाता है, और ऐसे में कैसे पता लगेगा कि किसी का सही एड्रेस क्या है। ज्ञानेश कुमार साहब ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करी तो उसमें शुरू में एक बात कही कि सारी पार्टीज उनके लिए इक्वल हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, खास तौर से राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, बिना नाम लिए हुए, वो साफ तौर पर दर्शा रहा था कि एक तरीके का बायसनेस है, और जिस तरीके से बीजेपी जो बात कर रही है लगातार और चुनाव आयोग वही बात दोहरा रहा है, वो बात साफ नजर आ रही थी। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई उससे ठीक पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोट जारी किया गया जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, सारी पार्टीज को लेकर इस तरीके की प्रक्रिया की जाती है, और अगर कहीं कोई भी आशंका है या कोई भी गलतियों की बात सामने आती है तो समय रहते ये अपोजिशन पार्टीज की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएं, तब चुनाव आयोग कुछ करेगा। तो मजेदार बात यह है कि जब संज्ञान में लाया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि एफिडेविट दीजिए, जबकि रूल्स के हिसाब से एफिडेविट देना मैंडेटरी नहीं है। दूसरी तरफ ऐसा चुनाव आयोग को क्यों कहना पड़ा? क्या सारी जिम्मेदारी जो है वो अपोजिशन पार्टीज की है? क्या इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद जो पूरे पैन इंडिया लेवल पर जितना भी डेटा आता है, जो वोटर लिस्ट बनती है, उसको क्रॉस वेरीफाई करे टाइम टू टाइम, और ये पता लगाने की कोशिश करे कि वो जो डेटा है उसमें कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सोशल मीडिया पर 65 लाख लोगों की लिस्ट तो जारी कर दी है जिनको बिहार की वोटर लिस्ट से हटाया गया था, लेकिन कांग्रेस यहां पर यह सवाल उठा रही है कि जिस तरीके से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई
उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार साहब वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोल रही है, क्योंकि उनकी एक दोस्ती है, खास दोस्ती देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब से। एक ट्वीट भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि कैसे अलग अलग विभागों में ज्ञानेश कुमार साहब और अमित शाह साहब दोनों साथ साथ काम किए और उनको रिवॉर्ड मिला। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से हटा दिया गया जो चयन करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और ज्ञानेश साहब विराजमान हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। तो ये क्रोनोलॉजी जो है वो कांग्रेस ने समझाई है। इसी बीच एक और बॉम्ब चुनाव आयोग के ऊपर फूट गया है। आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आई थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, बिहार की वाल्मीकि नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा जो था उस पर रिसर्च की गई थी और ये पाया गया था कि यूपी के हजारों वोटर्स कॉमन है वाल्मीकि नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा बढ़ गई है और 3 और कॉन्स्टिट्यूंसी पर उनका डेटा आ गया है। ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पिपरा, बगाहा और मोतीहारी। ये रिपोर्ट ठीक इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आई थी, जिसमें दावा किया गया है कि 80,000 वोटर्स बिहार की इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में फेक हैं। उनके जो एड्रेस हैं वो रॉन्ग हैं, वो सही एड्रेसेस नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगता है, जिसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाहिए था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश साहब को। ऐसा माना ही नहीं जा सकता कि उनको नहीं पता कि इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें चुनाव आयोग के ऊपर और ज़्यादा धांधली के आरोप लग रहे हैं और आशंका है कि इन पर जानबूझकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं एस्केप कर रहा है, कहीं ना कहीं इससे बचता नजर आ रहा है। जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अपोजिशन को ये पूरी तरीके से अब यकीन हो गया है कि चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब नहीं देगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर 65 लाख लोगों की लिस्ट तो जारी कर दी गई है, लेकिन हो सकता है कि अब ये 65 लाख लोगों की जो नाम आए हैं सामने, इसमें जब और जांच हो तो और नई तरीके की बातें सामने आए। लेकिन चुनाव आयोग की हेकड़ी को देखते हुए इंडिया ब्लॉक तैयारी कर रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार साहब के खिलाफ महाअभियोग का प्रपोजल लाया जाए और उनको हटाया जाए। अभी राहुल गांधी ने भी अपनी यात्रा के दौरान, जो बिहार में उनकी वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उसमें उन्होंने कहा था कि 2023 में मोदी सरकार एक ऐसा कानून ले आई है जिससे आप डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लीगल केस नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि इंडिया ब्लॉक चाहता है कि एक महाअभियोग मोशन उसकी तैयारी की जाए और इस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को घेरा जाए, जिससे कंधे पर बंदूक रखे मोदी जी चाहते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी रहे और जो आने वाला चुनाव है उसमें बीजेपी का दबदबा दिखाई दे। आप भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्या सोचते हैं? अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।